नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैस क्रिएटिविटी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कक्षा में पर्यावरणीय शिक्षा चल रही है और ये हमारे सीटेट में हो, टेट में हो या कोई भी टेट हो हमारा किसी भी राज्य में, वहाँ पर पर्यावरण का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो उसके अंदर आता है। तो ये उसमें भी हमारी कारगर होती है। अब यहाँ पर हम बीएड को लेते हैं तो बीएड में हमारा ये सेकेंड ईयर में, और अगर हम कहीं पर ये सेमेस्टर वाइज है और कहीं पर ये ईयर वाइज है, तो वहाँ पर दोनों तरफ जो है ये हमारा पर्यावरण शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी के विषय में हमारी ये चर्चा चलती है। तो आज हम यहाँ पर जो लेकर के आए हैं वो पर्यावरण से संबंधित संसाधन और उसको उपयोग करना किस तरीके से किया जाता है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं आज की वीडियो में। तो चलिए हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न संसाधन तथा उनके उपयोग की विधि। यहाँ पर पर्यावरण संसाधन के मुख्यतः दो प्रकार बताए हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके, लेकिन मुख्यतः इसमें पूछे गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें दो रूप बताए गए हैं। और वो कौन कौन से? तो एक तो प्राकृतिक होता है इसका और एक आधुनिक होता है। तो प्राकृतिक के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पर कि प्राकृतिक में इंद्रियां, यानी कि पर्यावरण को, जैसे इसमें कौन सा ऐसा संसाधन है जिससे कि हम पर्यावरण को समझ सकते हैं और उसमें किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो इंद्रियां हैं हमारी, जिसमें दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, गंध और स्वाद, इन सब के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम बहुत अच्छे से पर्यावरण को महसूस कर सकते हैं कि ये क्या है। जैसे हम अपने हाथ में कोई पुष्प रखते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, या हमारी कोई विद्यालय में कोई ऐसी एक एक्टिविटी कराई जाए बालकों से कि आंखों पर पट्टी बांधी जाए और विभिन्न प्रकार की चीजें उनको जो पर्यावरण से संबंधित हो, ऐसी चीजें उनसे, चाहे वो स्पर्श के माध्यम से कराया जाएगा उसे, तो स्पर्श कराया जाए तो वो कैसे पहचान करेगा। तो इस चीज से परिचित कराना ये एक ऐसा संसाधन है जहाँ व्यक्ति को परिचित कराया जाता है। तो इसमें मुख्यतः हमारी हर इंद्री जो है वो सपोर्ट हमें करती है। हम चाहे उसको स्पर्श के माध्यम से करें, चाहे हम देख कर के माध्यम से करें, चाहे सूंघ करके करें, वो कोई भी हो सकती है हमारी, क्योंकि 5 इंद्रियां होती हैं और पांचों इंद्री में से हम किस इंद्री का प्रयोग कर रहे हैं पर्यावरण को समझने के लिए। तो सबसे पहला इसका जो प्राकृतिक रूप है वो हमारी इंद्रियां है। इसके लिए हमें कोई ऐसा आधुनिक उपकरण नहीं चाहिए, वो हमारे पास खुद ही ऐसे उपकरण है जो कि प्रकृति ने हमें दिए हैं। अब उस चीज को हम किस तरीके से प्रकट करते हैं, किस तरीके से महसूस करते हैं, या किस तरीके से हम उस चीज को प्रयोग करते हैं, वो हमारी इंद्रियों के ऊपर है। तो यहाँ पर पहला तो हो गया इंद्रियां। दूसरा आता है पुरानी पत्रिकाओं द्वारा पोस्टर बनाकर नया रूप देना। बहुत से लोगों में देखा होगा, हमें भी बचपन में ऐसी एक आज भी मेरे पास है कुछ डायरियां ऐसी मैंने बना रखी हैं अपने पास, कि जहाँ जहाँ जिस जिस कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ होती हैं और न्यूज़पेपर में जो भी हमारे संबंधित ऐसी जानकारी निकली तो मैं उसकी कटिंग करके रख लेती हूँ। तो वो एक ऐसी हमारी हॉबी होती है, क्योंकि आगे जा करके एक तो हम इसको जब देखते हैं तो हमें याद आ जाती है उस समय से कुछ ऐसी बातें, कुछ भावनाएं ऐसी जुड़ी हुई होती हैं जिसको कि हम देखते हैं। तो ये इस तरीके से एक बच्चे को भी महसूस कराया जाना चाहिए कि पुरानी मैगजीन्स होती है, हम कहीं पर भी जा रहे हैं और हमें लगा है। अब यहाँ पर बात चली है पर्यावरण की, तो पर्यावरण से संबंधित जानकारी के लिए हमें यहाँ पर बच्चों को कुछ ऐसे एक्टिविटीज देनी चाहिए, कुछ ऐसा होमवर्क देना चाहिए कि बालक खुद उन चीज़ों को समझे, महसूस करे। तो यहाँ पर ये उनका प्रैक्टिकल वर्क हो जाता है, उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जहाँ भी जा रहे हैं कुछ मैगजीन्स उनको दिखाई दी, कुछ न्यूज़पेपर्स उनको दिखाई दिए और वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित कोई ऐसी जानकारी है जो कि लेटेस्ट हो, तो उस चीज़ को वो कटिंग करके रखें और उसके माध्यम से उसको वो पेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी अपना एक नई पुस्तिका तैयार कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि एक पोस्टर तैयार कर ले बहुत बड़ा, तो उस बड़ा हो या छोटा हो कोई भी हो, तो वहां पर ये एक प्राकृतिक रूप है उनका, उनके नेचर में, बच्चों के नेचर में इस चीज को प्रारंभ से ही डालना होता है ताकि वो पर्यावरण को संरक्षण अच्छे से दे सके प्राकृतिक रूप से वो समझते हुए। फिर देखते हैं हम यहाँ पर कि तीसरा आता है कलात्मक रूप से, यानी चित्रकारी। बालकों को प्रारंभ से ही चित्रकार करने का बहुत शौक होता है, वो इतनी पेंटिंग बनाएंगे, कुछ भी चित्र बनाएंगे, आड़ी टेढ़ी रेखाएं जो होती हैं उनको खींच देते हैं। तो वहां पर एक इस तरीके से इस चीज को प्रोत्साहित करना, नई नई कलाकृतियां करना। अब वो चाहे अपने एक ऐसा कोई भी रूप दे सकते हैं, चाहे विद्यालय में कराएं चाहे वो घर पर कराएं। तो घर पर भी कराते हैं तो एक ऐसा कॉर्नर उनको दे दिया जाए कि इस पर आप अपनी पेंटिंग कीजिए। इससे
इससे क्या होता है, उनकी खुद की जो एक हॉबी होती है उसको उसमें निखार आता है और वो कुछ ना कुछ प्रगति ही करता है, कुछ ना कुछ अपनी सोच के अनुसार उस चीज़ को बाहर निकालता है। तो ये विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ होती हैं। उसके दिमाग में क्या आ रहा है, अगर हमने कोई टॉपिक दे दिया, सपोज करो कि आपने कोई टॉपिक दे दिया कि आप एक वृक्ष बनाओ, पेड़ बनाओ या कोई गमला बनाओ, तो इस तरीके से एक पत्ती बनाओ, फ्लावर्स बनाओ, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर एक कलाकृति करेगा। तो वो नेचर से जुड़ने का काम होता है। तो वो जब नेचर से जुड़ेगा तभी पर्यावरण को संरक्षण एक दे सकता है। फिर देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर पर कि अद्भुत पुस्तिका प्रदर्शन, यानी कि इसमें आता है कि विभिन्न प्रकार की पत्तियां, पौधे अथवा मृत वन्य जीव। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों ने भी जैसे किया है और सभी लोग करते हैं, ये एक ऐसा वर्क होता है विद्यालय के अंतर्गत कि जहाँ पर हमें एक ऐसी नोटबुक, एक फाइल तैयार करनी होती थी कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पत्तियां, सभी जानते हैं इस चीज को कि 5 प्रकार की पत्तियों का संरक्षण करो, एक इस तरीके से अपनी फाइल तैयार करो, उसके अंदर 5 प्रकार की पत्तियां कहीं से भी लेकर के आओ, वो लगाओ, उसकी महत्ता क्या है उस चीज को समझाओ, 5 प्रकार की दालें रखो, अन्न रखो। ये इस तरह की चीजें होती है जिससे कि बालक जो है ना आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, सीखता है वहां पर। अब ये बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि घर परिवार में जब बालक को हम क्या करते हैं, पेरेंट्स खुद करते हैं इस चीज को, तो पेरेंट्स खुद करते हैं, ये उनकी गलती होती है, क्योंकि बालक को इन्वॉल्व करो या फिर आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। आप उनको इस तरीके से सपोर्ट करो, आप जो भी पत्तियां लेकर के आए हो, जो भी लीव्स आपके पास हैं, उनको दो, उनको लगवाओ। लगवाने के बाद जब जो भी विवरण उसके अंदर लिखा जाएगा वो बालक खुद लिखेगा। जब खुद लिखेगा तो वो मन ही मन में उस चीज को दोहराएगा। जब मन ही मन में दोहराएगा तो उसकी नॉलेज उसको अच्छे से होती चली जाएगी। तो ये सारी क्रियाएं बालक के हाथ से करवाओ। आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर सकते हो, ना कि बालक खेल रहा है और आप उसकी फाइल तैयार कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर बच्चे जो पर्यावरण से दूर चले जाएंगे। तो पर्यावरण के नजदीक लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब एक शिक्षक ने, एक विद्यालय ने इसकी पहल की है, तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी उसकी उतनी ही हेल्प करनी चाहिए जितना कि बालक पर्यावरण के संबंध में जान सके और उसका संरक्षण कैसे किया जाए उस चीज से परिचित हो सके। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शब्द रचना। शब्द रचना हमारी किस तरीके से होनी चाहिए, ये भी हमारा प्राकृतिक रूप से होता है, क्योंकि जब भाषा हमारी वो चीज होती है कि हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये शब्द एक प्राकृतिक रूप है और उस चीज को हम किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मॉडल हो सकते हैं, कुछ ऐसी ग्राफिक्स हो सकती है जिसके माध्यम से हम प्रकट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये बताए हैं कि ग्राफ या मॉडल द्वारा प्रस्तुत करना। जैसे कोई भी एग्जीबिशंस लगती हैं तो वहाँ पर शब्दों की हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार, जैसे साइंस के ऊपर है, कॉमर्स के ऊपर है, इनके ऊपर तो बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन बात आती है कि लैंग्वेज में कैसे किया जाए। और अक्सर ये लोग मुझसे भी पूछते हैं कि लैंग्वेज में कैसा मॉडल हो सकता है। तो मैं हमेशा नए नए तरीके ही निकलवाती हूँ बालकों से, ताकि उसमें उनका एक ग्रोथ हो, वो सोचने की जो शक्ति है उस चीज को समझे। किसी भी एक टॉपिक पर जब वो बनाते हैं तो मैं छोटे छोटे शब्दों के व्यू रचना एक करवाती हूँ, उसको एक मॉडल का रूप देती हूँ। एक अलग तरीके से होता है मेरा, यहाँ पर वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज को। तो वहां पर एक नया रूप, एक किस तरीके से, ये एक शिक्षक के ऊपर है कि वो अपने छात्रों को किस तरीके से डेवलप कर सकता है। तो वहां पर या तो आप ग्राफ के माध्यम से एक बालक को प्रकृति के नजर में लेकर के आओ, तो जितने भी वर्ण व्यवस्था है उन वर्ण व्यवस्थाओं के माध्यम से जो हमारा पर्यावरण को संरक्षित करने वाला हो, ऐसी वर्ण व्यवस्था की जाए। तो वो युक्ति अगर एक बालकों को दी जाए और बालकों को उतना ही प्रोत्साहित किया जाए, तो वहां पर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति ने जब हमें एक शब्द भंडार दिया है, हम उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज को हम भरपूर प्रकृति के लिए ही क्यों ना करें। तो ऐसी एक विचारधारा होनी चाहिए जो कि बालकों के लिए उत्तम है। फिर देखते हैं यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की परछाइयाँ। ये चीज आप हमारा जैसे इंसानी है, जानवर है, वस्तु है, बादल है इत्यादि, बहुत सारी ऐसी परछाइयाँ होती हैं जिनके माध्यम से हम पर्यावरण को देखते हैं। अब सारी चीज तो पर्यावरण के ऊपर ही निर्भर करता है, मनुष्य उसके ऊपर निर्भर करता है, प्रकृति पूरी उसके ऊपर, पर्यावरण के ऊपर ही है। तो यहाँ पर हम कोई भी चीज देखती है वो हमारा एक पर्यावरण है। अब उसके अंदर हम उसको ही संरक्षित कैसे प्रदान करें, संरक्षण कैसे
उसको दे, ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो जैसे हमारी परछाई है, ये कैसे है, जैसे हम आगे चलते हैं कभी हमारी परछाई हमसे पीछे होती है, तो कभी हमारी परछाई हमसे आगे भी होती है, कभी इधर होती है कभी उधर। इसका रीज़न क्या है, इस चीज़ से परिचित कराना। बादलों में देखा होगा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, वो क्यों बनती हैं? आपने बहुत सारे संदेश ऐसे देखे हैं, सुने हैं, व्हाट्सएप पर कितने सारे संदेश ऐसे आते हैं जिन पर कि हम देखते हैं कि कभी किसी की आकृति बन गई बादलों में, किसी की पहाड़ पर, किसी की इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा एक फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अक्षय कुमार है उसमें, एक आलू को लेकर के जब वो चीन की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक आलू की है जिसमें गणेश की एक आकृति दिखाई देती है। तो ये सब क्या है, ये भी एक परछाई है, एक आकृति है, उस आकृति को प्रकृति से परिचित कराना। तो ये सारी चीजें हैं हमारी जो प्राकृतिक रूप लिए हुए हैं, तो वहां पर हमें उससे परिचित होना है, हमारी एक आस्था जगती है वहां पर। तो वो कौन सा रूप है, कभी बादलों में देखते हैं कि एक गाड़ी का रूप ले लिया, कभी देखते हैं कि कुछ और बन गया। तो विभिन्न प्रकार की परछाइयां होती हैं, जो आकृतियां होती हैं वही हमारा पर्यावरण है। हमें वहां पर विकास करना है अपने इस दिमाग का, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी एक प्राकृतिक रूप है, क्योंकि यहाँ पर ये उपयोग करने की विधि बताई है, तो वहां पर ये उपयोग करना है। यहाँ ये देखा गया है कि किस तरीके से हम इसको पर्यावरण से जोड़ सकते हैं और किस तरीके से इसको हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर विद्यालय दीवारों पर प्राकृतिक चित्रकारी। विद्यालय दीवारों पर आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के, कहीं कहीं पर होता है और कहीं कहीं नहीं होता, नॉर्मली होता है। लेकिन अगर विद्यालय के अंदर हम इस तरह से प्राकृतिक जो चित्रकारी होती है उसको अगर एक पर्यावरण का रूप दिया जाए, जहां पर बालक हर तरह की जब क्षमताओं को लेने के लिए आता है, तो वहां उसको पर्यावरण के सबसे ज्यादा, मैं तो ये कहूंगी कि बालक को पर्यावरण के 99% नजदीक रहना चाहिए, 1% वो अपना अलग दूसरा रूप रखे, ताकि जब वो प्रकृति के नजदीक रहेगा तो वो खुले रूप से अपने विचारों से पूरी एजुकेशन अपने अंदर ग्रहण कर सकता है और वहां पर वो प्रकृति के नजदीक रहने के बाद अपना विकास अच्छे से कर सकता है। तो विद्यालय को अगर हम पूरी तरह से एक ऐसा वातावरण दे देंगे जहां पर पूरी तरह से पर्यावरण उस पर छाया हुआ है, तो वहां अपने उन्मुक्त रूप से अपने ज्ञान को अपने अंदर धारण कर सकता है। तो वहां पर आपने बहुत सी जगह देखा होगा, मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो मेरे पास व्हाट्सएप पर भी आई थी, तो वहां पर मैंने देखा था कि एक विद्यालय ने एक ऐसा रूप दे रखा था कि वहां की हर कक्षाओं को एक ट्रेन का रूप दिया हुआ था। तो वहां पर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को उस तरह से दिखाया था कि किस तरीके से बालक आते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं और फिर वापस निकलते हैं। तो यानी पूरा एक रेलवे प्लेटफॉर्म का उन्होंने रूप दे रखा था। ऐसे ही हम यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर अगर ज्यादा से ज्यादा आधुनिकता तो है ही है, लेकिन उसमें अगर हम प्राकृतिक रूप दे दें बालक को, तो अपने आप को वो स्वच्छंद महसूस करता है, और जब स्वच्छंद महसूस करता है तो वो एजुकेशन लेने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले लेता है। तो वहां उसका जो विकास है वो 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना उसका, 5 गुना उसका बढ़ता ही चला जाता है। तो फिर एक उसका ये भी हो गया। अगला इसमें आता है कि विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा न्यूज़पेपर, पुस्तकों, चित्रों को काट के एक उत्तम पुस्तिका तैयार करना। बहुत सी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे एक ये शौक है कि कहीं पर भी कोई ऐसी चीज लगी तो मैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ और एक फाइल तैयार कर लेती हूँ, ताकि एक, जैसे हमने अपनी एक फोटो लगा लेते थे पहले, फोटो होती है, तो उस तरीके से हमने वो सारी चीजें चिपका ली। ऐसे ही बच्चों के अंदर भी ये हमें इंटरेस्ट जगाना होता है कि विभिन्न प्रकार के हमारे न्यूज़पेपर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, बहुत अच्छी बात है, ताकि उस सब्जेक्ट का उसको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज हम उसको, कोई भी न्यूज़पेपर में हमारी कोई ऐसा टॉपिक से रिलेटेड हमारा कोई भी ऐसा एक फोटो है, उसका एक कोलाज बना लो, उसको लगाओ। तो ये सारी फाइल्स जो तैयार कराई जाती हैं बच्चे से, तो वहां पर उसका हमें इंक्रीज करते हैं, तो किस तरीके से वो विकास कर सकता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बताया। तो ये एक प्राकृतिक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर घर तथा विद्यालयों के बगीचे तथा गमलों की देखरेख। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए हर एक्टिविटी में, और वहां पर जैसे हमारा घर का बगीचा है या हमारा विद्यालय का बगीचा है, अगर बगीचा नहीं है तो गमले होते हैं, वहां पर किस तरीके से हम उसकी ग्रोथ करें, एक पौधे की ग्रोथ क्या होती है, वो हम क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्यों हमें उसके लिए सिखाया जाता है,
तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोगों को इतना शौक होता है बागवानी करने का कि छोटे छोटे से ग्लास के अंदर भी वो छोटे छोटे पौधे भी लगा देते हैं। तो ये कप के अंदर लगा देते हैं। ये प्रकृति के नज़दीक का बहुत ही नज़दीक वाला एक हिस्सा होता है। तो वो चीज़ बच्चों को अंदर प्रारंभ से ही अगर दी जाती है तो वो सीखते हैं कि ये प्रकृति क्या है। हरियाली चारों तरफ अगर नजर आती है तो हमारी आंखें स्वस्थ होती हैं, हमारा मन स्वस्थ होता है, हमारा तन स्वस्थ होता है। इस चीज से परिचित कराना, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम जो एजुकेशन देते हैं वो प्रकृति के नजदीक जाकर के देनी चाहिए। तो वही चीज है यहाँ पर। तो उस चीज को हम कैसे उसको महसूस कराएं, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि घर में अगर बागीचा है या बागीचा नहीं है तो गमले होते हैं, नहीं है तो लेकर आने चाहिए। तो उसके 2 गमले अगर उसके सुपुर्द कर दिए कि ये पौधे हैं और ये तुम्हारी देख रेख में, अब तुम किस तरीके से इनको बढ़ा सकते हो, तो वहां पर उसका इंटरेस्ट उसमें जागेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए घर और विद्यालय दोनों में ये एक्टिविटी कराई जानी चाहिए। फिर देखते हैं हम यहाँ पर अंत में कि घर अथवा विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु विचार विमर्श करते रहना। इसके लिए हमें विचार विमर्श करना है तो घर में भी और विद्यालय में भी पर्यावरण को हम संरक्षित किस प्रकार से कर सकते हैं, तो समय समय पर इस पर विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए, ताकि बालक जो है वो एक पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व समझ सके और उसका निर्वाह कर सके और पर्यावरण को संरक्षित कर सके। तो यहाँ पर ये तो प्राकृतिक रूप हो गया इसका। अब हम देखते हैं आधुनिक रूप में। आधुनिक रूप में क्या है इसका? पुस्तक, समाचार पत्र। आधुनिक रूप में, क्योंकि पुस्तकों का प्राचीन रूप में कोई आधार नहीं था, वहां पर केवल मौखिक रूप से हमारी शिक्षा होती थी, मौखिक रूप से ही परीक्षा होती थी। परंतु आधुनिक रूप में जो है पुस्तक, पुस्तिकाएं, समाचार पत्र इत्यादि, ये इतने सारे ऑप्शन हमारे सामने आ गए जो आधुनिक रूप में है। तो इसके माध्यम से हम यहाँ देखते हैं कि पर्यावरण को संरक्षण किस प्रकार से दिया जा सकता है। समय समय पर इनके अंदर जो लेख आते रहते हैं, या एक पुस्तक के अंदर एक ऐसी पाठ्यचर्या होती है जो पर्यावरण को देखते हुए बनाई गई है, छात्र को देखते हुए बनाई गई है, उसकी आयु स्तर के आधार पर बनाई गई है। तो वहां पर उसका जो विवरण दिया जाता है तो वो प्राकृतिक रूप को कितना बढ़ावा दे सकता है, तो ये आधुनिक रूप है। अब यहाँ पर ये सीमित हो गया है एक आधुनिक रूप में, तो वहां पर बालक को सीमित हो गया तो उसको विस्तृत कैसे किया जाए, ये एक शिक्षक का दायित्व है। फिर आता है यहाँ पर दूसरा नाटक। नाटक वैसे तो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, लेकिन पहले प्राकृतिक रूप से एक पर्यावरण को संरक्षित करने वाले कोई भी नहीं होते थे, क्योंकि तब पर्यावरण दूषित नहीं था। आज पर्यावरण दूषित है, तो हमें उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर ऐसे नाटकों की रचना करनी चाहिए जहां पर पर्यावरण को संरक्षण कैसे किया जाए। तो ये चाहे हमारा नुक्कड़ नाटक हो सकता है, चाहे विद्यालय में हमारी कोई गतिविधि हो रही है तो उसके माध्यम से हो सकता है, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां पर अगर हम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ एक ऐसी नाटक योजना करते हैं, तो वहां पर उस प्रस्तुति के माध्यम से बहुत कुछ असर सामने बैठे हुए लोगों पर पड़ता है। फिर तीसरा आता है प्रतियोगिताएं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इसके लिए कराई जाती हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। तो वहां पर उस प्रतियोगिता का एक टाइटल जो रख दिया जाता है वो पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, तो उस पर जो बालक के व्यूज आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखने के लिए होती है कि जब बालक अपने मन के भावों को व्यक्त करता है तो हर बालक अपनी बुद्धि के अनुसार सोचता है उस भाव को, तो प्रतियोगिताएं कराना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर देखते हैं यहाँ पर रैलीज। इसके लिए समय समय पर बालकों को रैलीज भी निकलवाई जाए, किसी एक दिन नहीं, जब समय मिले तब। इसके लिए जैसे कुछ भी कोई भी, लेकिन पर्यावरण को एक टाइटल देने के बाद कुछ रैलीज निकाली जाती है, तो इसका एक उत्साह बालक के अंदर होता है। फिर आता है लेखन कार्यक्रम। लेखन कार्यक्रम वो चीज है कि जहाँ क्लास के अंदर प्रतियोगिता है तो एक हो गई, लेकिन लेखन कार्यक्रम ये है कि कक्षा के अंदर जब भी किसी शिक्षक को टाइम मिलता है तभी वो कोई पर्यावरण से संबंधित टॉपिक दे दे, तो वहां पर एक लेखन संबंधित वहां पर भी एक भाव व्यक्त किए जाते हैं। तो ये समय समय पर, ये इसके लिए कोई एक दिन नहीं, जब मन करे तभी कोई ऐसा लेखन कार्यक्रम कर लेना चाहिए। फिर देखते हैं पोस्टर्स। इसके लिए पोस्टर्स हम विभिन्न स्थानों पर लगा सकते हैं, विद्यालयों में लगा सकते हैं। कुछ बच्चों से चार्ट तैयार करवा लिए तो विद्यालय में चारों तरफ लगवा दिए, अलग अलग रूप से लगवा दिए। तो ये पोस्टर्स हैं, हम अपने चाहे जिले में देखें चाहे राज्य में देखें, कहीं पर भी देखें हम, तो वहां पर जब ये पोस्टर्स लगे होते हैं और बार बार हम उस चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग जरूर कहीं ना कहीं जाएगा कि ये इसकी अहमियत कहीं ना कहीं है, तो इसका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। तो पोस्टर्स भी इसका एक अच्छा संरक्षण देने के लिए माध्यम है।
फिर देखते हैं विद्यालय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं तथा कार्यक्रम। जैसा कि अभी बताया था कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, तो किसी भी स्तर पर हो, हमें अपने, चाहे वो विद्यालय स्तर पर हो, इन चीज़ों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बालक और आगे जागृत हो, और ज़्यादा से बालक ही नहीं, इसके लिए जनता भी जागृत होनी चाहिए ताकि इसको और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके। फिर देखते हैं यहाँ पर वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के माध्यम से जितने ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएंगे उतनी ज़्यादा हरियाली होगी, और जितनी ज़्यादा हरियाली होगी उतनी हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। तो इसका महत्व बताया जाना चाहिए और समय समय पर वृक्षारोपण कराया जाना अति आवश्यक है। फिर देखते हैं जल तथा वन्य जीव संरक्षण। तो यहाँ पर जल तथा वन्य जीव संरक्षण, हमारे लिए जल भी बहुत आवश्यक है और वन्य जीव भी बहुत आवश्यक है। इस चीज की महत्ता बताते हुए, जल में जैसे भूमि के अंदर से जब जल निकलता है तो जल का स्तर जो है नीचा हो जाता है। कब, अब गर्मियों में जल स्तर जो होता है वो बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी तो उस समय हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अब जैसे नई नई बहुत आधुनिकता के कारण हमारी बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स जो है वो तैयार हो रही हैं। अब उनका पानी हम कैसे देखते हैं, तो भूमि के स्रोत, उसमें कुछ पाइप ऐसे डाल दिया जाए जमीन के अंदर, पूरी जो बोरिंग करा दी जाती है, तो वो बोरिंग जब जल के अंदर जाएगी तो वहां जल स्तर बढ़ता है। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज, हर चीज उसमें समय, जैसे बारिश से पहले ये चीजें जनता को अगर बताई जाएं, छात्रों को बताई जाएं, तो वहां पर वो इसके संरक्षण के भरपूर प्रयास करता है। तो यहाँ हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं। तो बहुत जल और वन्य जीव संरक्षण किस तरह से किया जाए और क्यों उपयोगी, इसके विषय में बालक को परिचित कराया जाए। फिर देखते हैं नदी संरक्षण। नदी हमारे जीवन में क्या महत्ता लेकर के आती है, क्यों आवश्यक है, नदी का पानी क्यों आवश्यक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन सब चीजों से बालक को परिचित कराना, साथ ही साथ उसका संरक्षण भी करना। आज हम देख रहे हैं कि इस समय के अंदर जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो यहाँ पर जल का जो जल है, नदी का जो जल है वो इतना प्रदूषण मुक्त हो चुका है कि इंसान ने इतनी मेहनत की थी तब नहीं कर पाए थे, लेकिन आज वो अपने आप हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर मानव हस्तक्षेप नहीं कर रहा, इस वजह से। तो ये संरक्षण अगर हम अब लॉकडाउन के बाद इस चीज को हम खुद समझते हुए अगर उसको संरक्षण प्रदान करेंगे तो अपने आप प्रकृति जो है वो सुरक्षित होती चली जाएगी और पर्यावरण को संरक्षण मिलता चला जाएगा। और अंत में देखते हैं कि प्राचीन धरोहरों का संरक्षण। प्राचीन धरोहरों का संरक्षण, हम जो है आधुनिक दौर में उस चीज को भूलते चले जा रहे हैं और उसको क्षति पहुंचा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी चीज हो। प्राकृतिक रूप से हम उसको नहीं पहचान पाए हैं और उसको हम धीरे धीरे नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो आगे जाकर के हमें कुछ भी, हम अपनी पीढ़ी से कहें देखने के लिए, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। म्यूजियम में हम किस वस्तुओं को रख सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि म्यूजियम में नहीं रख सकते। तो वहां संरक्षण प्रदान करना एक वातावरण के रूप में, पर्यावरण के रूप में, वो मनुष्य का दायित्व होता है। तो उस चीज को हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, ये एक बालक को अपनी कक्षा के अंदर बताया जाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर दो प्रकार से मैंने आपको बताया है कि हम इसमें पर्यावरणीय संसाधन के जो दो मुख्य रूप हैं कि किस तरीके से उनको उपयोग किया जा सकता है। तो एक प्राकृतिक रूप में हो गया और एक आधुनिक रूप में हो गया। तो यहाँ पर आज हमने दोनों रूप से इस चीज को देखा है और आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई और नया पॉइंट चाहिए तो वो भी आप मुझे लिख करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छे से और समझाने के लिए। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी आवश्यकता है, जो बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या सेमेस्टर के रूप में कर रहे हैं, या टेट की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों तक इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। और उनसे मैं आग्रह करती हूँ जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।